Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Barween and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Biology Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Health and Hygiene. तो हेल्थ एंड हाइजीन हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर लिए थे बेसिक टर्म को, लाइक न्यू वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, पैथोजेंस क्या होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडी, ये सब हमने शॉर्ट में देखा था। और हम लोगों ने देखा था अलग अलग लोगों के बेसिस पे हेल्थ की डिफिनेशन को, और हम लोग किस तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं जिनको क्लासीफाई किया है ब्रॉडली, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग कॉज डिजीज़ पढ़े थे कि कौन कौन से जो है एजेंट्स होते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ किसके द्वारा फैलते हैं। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थीज एंड फंजाई। तो आज हम लोग उनमें से कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ पार्ट 2 फॉर क्लास 8 ICSE बोर्ड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू वीडियो। सम कम्युनिकेबल डिजीज़, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ बच्चों कि ऐसी डिजीज़ जो किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में, अगर कोई हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आ जाता है किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में, ठीक है, तो उसको फैल जाए, उसको भी हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी किसी एक से दूसरे पे फैलने वाले डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब भाई किसी अच्छे इंसान से तो जाएगा नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कोई इंसान बीमार होगा उसी के अंदर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें से पहला एग्जांपल है हमारा इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसके सिम्टम आप देखोगे कि इन्फ्लुएंज़ा जो होता है बहुत ही इन्फेक्शियस और वायरल डिजीज़ है बेटा, है ना। इसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो, जैसे कि कोई खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, या तो उस समय हमारे खांसने और छींकने से जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें जो है वो नाक से और नाक से हमारे और मुंह से निकलती हैं, या फिर बहुत तेज़ तेज़ बोलने से। तो अगर उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंज़ा है तो फिर वो ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी, यहाँ कहीं पर गिरेंगी, और अगर वो किस कांटेक्ट में आया, उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आया, तो वो पर्सन भी, उसको भी इन्फ्लुएंज़ा का शिकार हो जाएगा। फिर उसको क्या होगा भाई, उसको भी हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, पेन होगा, बैक पेन होगा, और उसके टांगे जो होंगी उसमें उसमें शिवरिंग होने लगेगी, मतलब कपाने लगेंगी, कपाने लगेंगी, कपकपाहट होने लगेगी, हाई टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, जनरल फीलिंग और वीकनेस, और उसको बहुत ही कमज़ोरी लगेगी अंदर से। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए, हेल्दी पीपल को, जो हेल्दी लोग हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। उनको ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। द सिक पर्सन शुड बी आइसोलेटेड एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एयरबॉर्न डिजीज शुड बी फॉलोड। बेटा जैसा कि आप लोगों ने कोरोना काल में सुना था कि कोरोना काल में कोई भी इंसान क्या था, अंदर ही अंदर, मतलब एकदम अपने आप को पैक कर लिया था, है ना। वेंटिलेशन मतलब अपने आप को एकदम पैक कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। आइसोलेट मीन्स अपने आप तक ही सीमित रह जाना। तो अगर कोई पर्सन, अगर ऐसा उसको इन्फ्लुएंजा वगैरह का शिकार है, वो बीमार है, तो उसको फिर सबसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर उसको है तो फिर दूसरे को ही फैल सकता है ना। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सारे एयरबॉर्न डिजीज़ होते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग किसी और से, ठीक है, बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, तो हमारी छींक या खांस से या फिर बात के ज़रिए जो ड्रॉपलेट्स मुंह से निकल रही हैं उससे भी फैल सकता है इन्फेक्शन। तो बी केयर, ओके, बी केयरफुल। तो फिर है हमारा दूसरा मीसल्स। मीसल्स जो है भाई वो एक रूबेला वायरस की वजह से कॉज होता है। मीसल्स जो है वो रूबेला वायरस की वजह से कॉज होता है, ये याद रखना, जिसका नाम है पॉलीसोना मोरबिलोरम, ठीक है, मोरबिलोरम, विच इज़ वेरी अनस्टेबल एंड परसिस्ट रैपिडली आउट से लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है अगर किसी को हो जाता है। ये वायरस जो होता है वो डिस्चार्ज होता है नाक से और गले से, नोज से एंड थ्रोट से, है ना, थ्रोट ऑफ द सिक पर्सन, मतलब कोई बीमार है उसके अगर नाक के गले में अगर ऐसा वायरस है, रूबेला वायरस है, तो वो उससे निकलता है और सफरिंग करता है मीसल्स और फैला देता है मीसल्स को। मीसल्स मतलब आप लोगों ने सुना होगा खसरा, है ना, छोटी बोलते हैं ना उसको कि छोटी माता बड़ी माता निकल आती हैं, उसी को बोलते हैं खसरा। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर्म, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब उस रोग के, उस बीमारी के लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। तो शुरुआत में नहीं बेटा, क्या हो रहा है कि
लगभग जब मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ होगा उसको, उस पर्सन को मीसल्स हुआ होगा, तो 10 से 12 दिन बाद यानी 12 से 14 दिन के अंदर उसको उसके लक्षण दिखाई देंगे। क्या सिम्टम दिखाई देंगे? उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा, उसके जो है स्किन पर रैशेस पड़ जाएंगे, इरप्शन होगा स्किन पे, इन्फ्लेमेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उसके स्किन जो होगी वो सूज जाएगी, जलन होगी, रेस्पिरेटरी म्यूकस एंड मेम्ब्रेनस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन बहुत तेज़ी से घटने लगेगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये कुछ सिम्टम हैं जो कि मीसल्स में हो देखने को मिलते हैं। इससे क्योर कैसे करना है भाई, इससे कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? आप लोगों ने सुना है कि जो पेशेंट को ऐसा होता है, सबसे पहली बात यही है किसी भी डिजीज़ में अपने आप को उस चीज़ के, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रही हूँ मैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप सबसे पहला क्योर आपका यही है कि आप अगर कोई पर्सन जो है अनहेल्दी है तो उससे अपना दूरी बना के रखें, ठीक है। तो पेशेंट शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन एंड केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस। वो पेशेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे और पब्लिक प्लेसेस पे वो जाना अवॉइड करे। केयरफुल नर्सिंग, उसको बहुत ख्याल रखना है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट मीसल्स का होने से बचाना है। अगर ये बात आपको पता है कि अगर एक बार किसी बच्चे को खसरा हो जाता है या छोटी माता निकल आती हैं, बड़ी माता जो भी आप लोग में बोला जाता है, तो फिर दोबारा फिर वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे को फिर उसके लिए इम्यूनिटी बन जाती, मतलब उसके लिए इम्यूनिटी पेशेंट की बन जाती, फिर लाइफ टाइम तक वो जो है उसको खसरा नहीं हो सकता। मीन्स अगर किसी एक बच्चे को खसरा हो गया है, लाइफ में मीजल्स हो गया है जीवन में एक बार, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमेशा के लिए वो जो उस चीज़ से आज़ाद हो जाता है, फिर दोबारा उसको वो चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ये अटैक होता है मीसल्स का, वो पेशेंट को इम्यूनिटी बनाकर देता है उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। अब तीसरा है भाई मलेरिया। मलेरिया भी जो है एक डिजीज़ कॉज है बाई पैरासाइट, जो कि एक पैरासाइट कॉज करता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रुप है यूनिसेलुलर एनिमल्स का, जिन यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये डिजीज़ जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं बाई शिवरिंग, मतलब कपकपाहट होगी, हाई फीवर हो जाएगा, प्रोफ्यूज स्वीटिंग, है ना, पसीना आना, कभी ठंडा लगेगा कभी गर्मी लगेगी, एंड हेडेक, बहुत सर दर्द होगा, और एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को मलेरिया के केसेस में। और डिजीज़ जो होगी वो बाइट करने से, किसके काटने से फैलते हैं भाई? आपने तो सुना है ना कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। वो मलेरिया जो मच्छर के काटने से फैलता है, वो यहाँ पे मच्छर जो है वो एक वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर मतलब जो रोग को एक से दूसरे में डाल रहा है। यहाँ पर मच्छर जो है बस फैलाने का काम कर रहा है ना, मच्छर खुद नहीं है जी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर डिजीज़ जो है स्प्रेड होते हैं बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विच पर्सन इज़ हेल्दी पर्सन। ये भी बेटा इस बात को डिनोट कर लेना कि एनाफिलिस मॉस्किटो जो है मलेरिया को फैलाने में हेल्पफुल होता है ना। और इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो दूसरे, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जाता है। ये डिजीज़ जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय द यूज़ ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग्स। इसके लिए अभी तक कोई ड्रग्स नहीं आई है, सिर्फ हम लोग एंटी मलेरिया ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लाइक क्विनीन का, क्लोरोक्विनीन का, मेपेरसिन है या फिर क्लोरोडीन है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके मलेरिया से बच सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो याद रखना है कि मलेरिया जो है, अगर ये आता है क्वेश्चन कि मलेरिया कौन सा पैरासाइट फैलाता है, तो आपको क्या लिखना है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है आपको पता है? नाली वगैरह में रहता है प्लाज्मोडियम, नाली वगैरह में रहता है। और आप लोग जानते हो कि जो मच्छर होते हैं मलेरिया के, वो गंदी जगह पे बैठते हैं, तो वो उसको खाते हैं प्लाज्मोडियम को, और प्लाज्मोडियम उनके अंदर इंजेक्ट हो जाता है। एंड देन फिर वो जब हमें काटेंगे, जो मच्छर वो हमें काटेंगे, तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर इंजेक्ट होगा, तो उसी तरीके से मलेरिया जो है वो कॉज होता है। अब चौथा है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी भाई एक ऐसा डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से बाय इन्फेक्टेड मॉस्कीटो, किसी इन्फेक्टेड मॉस्कीटो के द्वारा। ये मॉस्कीटो में इन्वॉल्व होते हैं एडीज़ एजिप्टी एंड एडीज़ एल्बोपिक्टस। इसका साइन क्या है आपको याद रखना है? चिकनगुनिया कौन फैला रहा है? एडीज़ एजिप्टी एंड एडीज़ एल्बोपिक्टस। साइन क्या है, सिम्टम क्या है इसका? चिकनगुनिया जो है वो कैरेक्टराइज होता है बाई एब्रप्ट ऑनसेट फीवर फ्रिक्वेंटली, मतलब अचानक से आपको बुखार तेज़ आएगा और जॉइंट में पेन होगा, आपके जोड़ों में दर्द होगा। अदर सिम्टम क्या है इसके? इंक्लूड है लाइक मसल पेन, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सिर दर्द होगा, नौसिया, फैट क्यू, ये सारे रैशेस पड़ जाना, चकत्ते पड़ जाना हल्के हल्के शरीर पे, ये सारे जो हैं सिम्टम हैं चिकनगुनिया के। इससे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला तो है कि रिलीज़ हैवली रिड्यूसिंग नंबर ऑफ नेचुरल एंड वाटर फील्ड हैबिटेट्स। हमें वो सारी जगह से पानी को हटाना है जहाँ अननेसेसरी पानी जमा हो रहा है।
है ना, क्योंकि मच्छर जो होते हैं चिकनगुनिया के या फिर डेंगू के, वो साफ़ पानी में ही पनपते हैं। तो हमें रुके हुए पानी को हटाना है एकदम वहाँ से, है ना, अराउंड कंटेन वेयर द मॉस्किटो लिव, जहाँ पर वो रह सकते हैं। कूड़ा कचरा नहीं करना है अपने आसपास। फिर है डेंगू। डेंगू भी भाई एक फ़ीवर है जो कि बहुत पेनफुल होता है, मॉस्किटो बॉर्न बाई डिजीज़ का है डेंगू वायरस, है ना। ये भी मॉस्किटो से ही फैलता है। डेंगू भी भाई, डेंगू हो चाहे मलेरिया हो चिकनगुनिया हो, मॉस्किटो से ही फैलता है। यहाँ पर मॉस्किटो जो है, ये तो मलेरिया में तो मॉस्किटो क्या कर रहे हैं, वेक्टर का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कर रहे हैं उस डिज़ीज़ को। अब भाई इसमें क्या होता है कि देखो, एडिस मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड डेंगू वायरस, ठीक है। अगर कोई एडिस मॉस्किटो में वायरस है, डेंगू वायरस है, तो वो काटेगी तो आपको भी इन्फेक्ट कर जाएगा, मतलब आपको भी अफेक्ट शो करेगा वो। मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन बाइट्स पर्सन विच डेंगू वायरस इज देयर ब्लड। ये लोग डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, खून चूसते हैं, तो उससे आपके ब्लड में जो है इंजेक्ट होता है डेंगू वायरस। इसका सिम्टम क्या है, यूजली बिगिन 4-6 डे, मतलब मॉस्किटो के काटने के 6 से 7 दिन बाद आपको इसके क्या दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे। लास्ट 4 डेज एंड शो सडन, अचानक से फीवर आना स्टार्ट होगा, जॉइंट्स पेन होगा, मसल्स पेन होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, नौसिया, वॉमिटिंग होगी, स्किन रैशेज एंड माइल्ड ब्लीडिंग, हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, टू रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन विच कैन ब्रीड ईजली। हमें हर उस जगह से मॉस्किटो को हटाना है जहाँ पर वो ब्रीड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जो मॉस्किटो होते हैं वो रुके हुए पानी में जो है अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी जगह जैसे ओल्ड टायर, पुराने टायर वगैरह हो गए, पुराने कैन वगैरह हो गए, पुराने फ्लावर पॉट हो गया, उसको मम्मी लोग रख देती हैं ऐसी, जहाँ पर पानी का पानी जमा होता रहता है। तो वो हमें नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को हटा देना है, ताकि वहाँ से ये जो मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस हैं उसको हम लोग हटा सकें, ठीक है। अब भाई यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, जो डिजीज़ मैंने पढ़ा दी हैं उन सारी चीज़ों का चार्ट दिया हुआ है, वो सब आप लोग खुद से पढ़ोगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया कि दीज आर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक एनिमल्स हो गया, फंगस हो गए, ठीक है, तो ये कैरी करते हैं पैरासाइट को, मतलब इनके पास कुछ पैरासाइट होते हैं जो इसको ये ट्रांसमिट करते हैं वन होस्ट टू अनदर, मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। अब होस्ट क्या होता है भाई, देखो होस्ट यानी कि अगर कोई मतलब मान लो कि मलेरिया जो है मुझे हो गया, तो मेरे अंदर मलेरिया का होस्ट, मतलब होस्ट वो होता है जिसके अंदर वो ट्रांसमिट हुए हैं। अगर मलेरिया का या डेंगू का वायरस मेरे अंदर ट्रांसमिट हुआ है तो हम होस्ट होंगे, तो मैं होस्ट होंगी, ठीक है। होस्ट यानी जिसकी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है। सो दे एक्ट एज होस्ट देमसेल्फ बट और नॉट अफेक्टेड बाय द पैरासाइट। इंसेक्ट सच एज हाउस फ्लाई, कुछ हाउस फ्लाई भी होती हैं, कुछ मक्खियाँ भी होती हैं, कुछ माइट्स होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर मतलब उनके पास, उनके अंदर कुछ वायरसेस होते हैं और फिर वो हमें काट करके या हमारी गंदी गंदी चीज़ों पर बैठ करके फिर वो लोग जो है रोज़मर्रा की चीज़ों पर बैठ करके उनको गंदा कर देते हैं, मतलब उनको भी इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हाउस फ्लाई जो होती है या फिर माइट्स वगैरह जो होते हैं वो कूड़ों पर बैठते हैं, एनिमल्स के एक्सक्रीटा पर बैठते हैं और वहाँ उनके ऊपर जो है पैथोजन स्टिक हो जाते हैं, उनके बॉडी पर पैथोजन चिपक जाते हैं। अब वही हाउस फ्लाई जब हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठेगी, ठीक है, तो वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र करेगी पैथोजन को। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हमारी एनाफिलिस मॉस्किटो भी जो है ट्रांसफ़र करती है, वेक्टर का काम करती है। समझ रहे हो कहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं पैथोजन्स को और हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करवा दे रहे हैं। तो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो हमारे बॉडी में जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, एनाफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करवाता है वो ट्रांसमिट करवाता है मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज करता है। एडिस एगिप्टी ट्रांसमिट वायरस कॉज डेंगू फीवर। ब्लैक फ्लाइज, जो ब्लैक फ्लाइज होती हैं, काली मक्खी, ठीक है, तो ये ट्रांसमिट करती है फाइलेरियल वर्म को, विच कॉज द एलिफेंटियासिस। फाइलेरियल वर्म मतलब आप लोग जानते हो, जिससे हाथी पाँव भी कहा जाता है, जिसमें पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, हाथी के जैसे सूज जाते हैं, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। इनफैक्ट इसकी तो दवा भी दी जाती है ना, आंगनबाड़ी वाले लोग जो भी होते हैं उसकी दवाई इसकी दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। अब प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड स्प्रेड बाई वेक्टर, हम लोग जो भी वेक्टर्स हैं उनसे फैलने वाले डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो जितने भी डिजीज़ है जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, स्प्रेड होते हैं मॉस्किटो से, ठीक है, और मॉस्किटो जो है वो रुके हुए पानी में रहते हैं। सो वी डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट एनीवेयर, तो हमें कहीं भी पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास चारों तरफ सफाई रखनी चाहिए। ड्राई, देन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, अगर सूखा रहेगा तो हम लोग मॉस्किटो से बच सकते हैं, मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेस से बच सकते हैं। इट श्योर योर नियरली एरियाज नो वाटर लेफ्ट एंड टायर्स, कूलर्स, फ्लावर टॉन एंड
टर्न एंड बकेट्स, वही चीज़ मैंने बताई पहले भी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। यहाँ तो था रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। यू आर वेरी फैमिलियर, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, पोवर प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, है ना। अगर हम लोग क्या 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 कहा जा रहा है कि पहले ही मतलब केयर कर लेना उस चीज़ के लिए, क्योर से बेहतर है। तो इट इज़ टेक टू स्टेप प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ, भाई हम लोग डिजीज़ को होने ही ना दें, उससे पहले ही हम उसके लिए तैयार हो जाए, उसके लिए क्योर हो जाए। तो इन द बॉडी देन क्योर अपीयरेंस देयर आर मैनी वेज, हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला तो मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, हमें साफ़ सफाई रखनी है। दिस इज साइंस डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ विच आर अचीव फॉलोइंग वेज। साइंस हमारा कहता है कि भाई हम लोग कैसे अपने आप को हेल्थ हाइजीन कर सकते हैं। पहला पर्सनल हाइजीन, पहले तो हमें खुद की सफाई रखनी चाहिए। इसमें इंक्लूड है हमारा रोज़ का जो है नहाना विद सोप से नहाना, क्योंकि जब हम साबुन से नहाते हैं तो हमारे एसिड मिला होता है भाई उसमें, तो उससे सारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एसिडिक फॉर्म होता है, बेस फॉर्म में होता है। रेगुलर ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील, ठीक है, हर रोज़ नहाना चाहिए, हर रोज़ जो है ब्रश करना चाहिए। फिर है वॉशिंग द हैंड्स बिफोर द टेकिंग मील्स, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। अवॉइडिंग शार्प थिंग, रिमूव बैग्स फ्रॉम ईयर, है ना, वियरिंग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, ये सारे पर्सनल हाइजीन में आ जाते हैं। उसके बाद है पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन। अब पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन में क्या देखने को मिलेगा, देखिए, इंक्लूड्स सम टोटल ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ है लाइक प्रोटेक्टिंग, मेंटेनिंग, इंप्रूविंग, जो आप अपने लिए अप्लाई करते हो वही दूसरों के लिए भी अप्लाई करो। भाई ये नहीं कि अपने घर का कचरा उठा करके बाहर डाल दिया, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखो और अपने बाहर भी साफ़ सुथरा रखो, है ना। सो भाई इस तरीके से जो है आप सैनिटाइजेशन का यूज़ करके, साफ़ पानी का यूज़ करके, कूड़ा बाहर ना फेंक करके अपने साथ साथ दूसरे को भी बचा सकते हो बीमारियों से, ठीक है। अब है इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन में क्या है, इट इज़ ऑल्सो रिफर टू ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड इंक्लूड दोज मीजर विच कैन प्रिजर्व द इंडिविजुअल हेल्थ वाइल एज इट वर्क, ठीक है। अब आपने देखा है बहुत सारे लोग जो मजदूर बेचारे इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि भाई वहाँ से निकलने वाला केमिकल धुआं सीधे उनके नाक वाक में, मुंह में जाता है ना, तो बहुत सारे डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को कम करना चाहिए, उनको भाई क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब है मेंटल हाइजीन। मेंटली हम लोग कैसे हाइजीन वेट कर सकते हैं, ये डील करता है स्टेबलाइजिंग विद हेल्थी मेंटल एटीट्यूड, इमोशनल रिसेक्शन, है ना। हमें हर बात में गुस्सा नहीं करना है, हर चीज़ से एकदम इमोशनली नहीं अटैच होना है, हमें अपने आप को मेंटली, आप लोग अपने आप को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है। हेल्दी हैबिट्स, डेवलप हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, हमें अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट करनी है। जैसे पंचुअल, डिस्क्राइब टू ईच एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइक फूड रेगुलर इंटरवल, मतलब एक सही निश्चित टाइम पर खाना खाओ, ये नहीं कि अभी खाना खाया रात में 8 बजे और फिर खा लिया। मतलब रोज़ रेगुलर एक टाइम बनाओ कि आपको रोज़ रात में अगर 8 बजे खाना है तो आप 8 बजे ही खाओ, एक निश्चित टाइम, एक रियल टाइम होना चाहिए। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्विकली पार्ट ऑफ बिजी लाइफ टाइम बिकॉज दे आर रीडली अवेलेबल टू इकोनॉमिकल। फास्ट फूड कंटेन लॉट ऑफ सैचुरेटेड एंड फैट्स, उसमें ज़्यादा फैट होता है जो कि हमें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, हमें हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। और फैट्स फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में, तो हमें उस सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया ये टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीनेशन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो 3rd पार्ट में फिनिश हो जाए। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।